नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। आज उस मुद्दे पर बात करें, लेकिन आज के मुद्दे का मुख्य फोकस है कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। लेकिन इस मुद्दे पर आए उससे पहले इन राजनीतिक दलों और इनके नेताओं से जुड़ी कुछ खबरों पर नज़र डाल लें। थोड़ा अलग तरह से आज का जो है कार्यक्रम पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली खबर तो यही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बैठक का पहला मुख्य विषय होगा दिल्ली में जो अध्यादेश आया है, दिल्ली की सेवाओं को ट्रांसफ़र करने का केंद्र सरकार का अध्यादेश, उस पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, ये बाकी पार्टियां बताने के लिए कांग्रेस को कहें। दूसरा, दिल्ली पीडब्ल्यूडी के 7 कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जो जांच चल रही है उसमें। आपको पता है कि 56-57 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने अपने रहने के लिए सरकारी आवास बनवाया। उसमें क्या क्या अनियमितताएं हुई, कैसे हुआ, किस चीज़ पर कितना खर्च हुआ, इसका ब्यौरा आप सब सुन चुके हैं, उसको दोहराऊंगा नहीं। तीसरी खबर है महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे के लिए बड़े संकट की घड़ी है। बीएमसी में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर सीएजी की रिपोर्ट आ गई। सीएजी ने बताया है कि घपला हुआ और उसकी जांच के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को जांच सौंप दी है। अब देखिए, बीएमसी जो है वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है और पहले जो एकीकृत शिवसेना थी उसका ब्रेड एंड बटर है। वहीं से उसको पैसा मिलता है, वहीं से संगठन मिलता है, वहीं से ताकत मिलती है। शिवसेना अगर, और उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ, अगर उनका वर्चस्व बीएमसी से ख़त्म हो गया तो समझिए उनकी राजनीति ख़त्म है। इसलिए बहुत डरे हुए हैं। ये जांच जो है उसकी आंच कहाँ तक, किस तक पहुँचेगी, इसका सवाल है। चौथी खबर है बिहार से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जाने वाले थे मंगलवार को चेन्नई। तिरुवरूर में उनको करुणानिधि के मेमोरियल का उद्घाटन करना था, लेकिन वो नहीं गए, उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और जल संसाधन मंत्री संजय झा उनकी जगह पर गए हैं। उनके साथ भी जाने वाले थे, केवल वही 2 लोग गए। अब नीतीश कुमार की तबीयत क्यों खराब हुई है इसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन आपको पता होगा पिछले दिनों उनके काफिले में वो चल रहे थे, उस समय एक चेन स्नैचर बाइकर घुस गया था, जिससे बचने के लिए कूदकर उन्होंने फुटपाथ पर कूदकर अपने को बचाया था। अब उसकी वजह से है, या जीतन राम मांझी जो है छोड़कर चले गए महागठबंधन, उसकी वजह से है, या फिर जो है जो कुछ बिहार में हो रहा है उसकी वजह से है, या फिर विपक्षी एकता में जैसी वो अपनी भूमिका चाहते थे वैसा न होने की वजह से हो रहा है, पता नहीं। लेकिन उनकी तबीयत खराब है, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। और बैठक से ठीक 3 दिन पहले ये खबर आ रही है। खबर कांग्रेस से भी आ रही है। जयराम रमेश का आपने बयान सुना ही होगा। उन्होंने जिस तरह से गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर रिएक्ट किया है, तुलना उसकी की है गोडसे और सावरकर से। अब पहली बात तो उन्होंने गोडसे और सावरकर को एक ही सांस में एक ही साथ खड़ा कर दिया। तो अब सवाल यह है कि इस पर उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार क्या बोलेंगे। सावरकर पर दोनों की स्थिति क्या है, उनका स्टैंड क्या है, पता है। ऐसे में कांग्रेस के नेता का ये बयान, जयराम रमेश के बोलने का मतलब है राहुल गांधी बोल रहे। तो इस पर इन दोनों नेताओं का इस बैठक में क्या रवैया होगा। और केवल उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बात नहीं है, कांग्रेस में कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो जयराम रमेश के इस बयान से नाराज़ हैं। उनको मालूम है कि गीता प्रेस का मतलब क्या है, गीता प्रेस की सेवा क्या है, गीता प्रेस का योगदान क्या है, उसके जो संस्थापक रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका क्या योगदान है, उनके बारे में कांग्रेस, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों की क्या राय थी, ये शायद जयराम रमेश को पता नहीं है, वरना ऐसा बोलने के बारे में सोचते भी नहीं शायद। लेकिन आजकल कांग्रेस सोचती बाद में है, बोलती पहले है। तो जयराम रमेश ऐसी बात बोलें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा है।
पंचायत चुनाव में किसी भी तरह से ममता सरकार नहीं चाहती थी कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो। इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग है, उसका इस्तेमाल किया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो राज्य चुनाव आयोग है उसने सेंट्रल फोर्सेस की डिमांड नहीं की। स्पष्ट निर्देश था हाई कोर्ट का। पहले सेंसिटिव जिलों के लिए था, जब उसमें आनाकानी की तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा, और कहा कि हम देख रहे हैं अगर हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही कि चुनाव के बाद हिंसा ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंसा के वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आदेश है कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, उससे हम सहमत हैं। ममता बनर्जी के लिए ये झटका इसलिए था, तो कह रही थी कि बाहर से फोर्स की ज़रूरत है तो हम पंजाब से मंगा रहे हैं, तमिलनाडु से मंगा रहे हैं, हम इसके अलावा उड़ीसा से मंगा रहे हैं। अब आप देखिए तर्क क्या था सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, कि सेंट्रल फोर्सेस के जो लोग आएंगे अलग अलग प्रदेशों के हैं, वो बांग्ला भाषा नहीं समझते, स्थानीय भाषा नहीं समझते, इसलिए दिक्कत होती है। यानी तमिलनाडु की जो फोर्स आएगी, पुलिस आएगी, वो बांग्ला भाषा समझती है, और उसके अलावा पंजाब की जो पुलिस आएगी वो बांग्ला भाषा समझती है, उड़िया की पुलिस हो सकता है थोड़ा बहुत समझती हो। लेकिन अब देखिए तर्क किस तरह के गढ़े जाते हैं, सतही तर्क, वो चला नहीं, ना हाई कोर्ट में चला, ना सुप्रीम कोर्ट में चला। ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। क्या होगा उसका असर बैठक में? क्या कांग्रेस और सीपीएम उनसे सवाल पूछेगी पंचायत चुनाव में जो हिंसा हो रही है? उसके बाद है खबर तमिलनाडु से। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी का मामला अभी जो है दबा भी नहीं, अभी सेटल भी नहीं हुआ कि उनके अस्पताल में भर्ती होने, तबीयत खराब होने के मामले पर ईडी ने अदालत से कहा है कि ये फर्जी भी हो सकता है, ये बीमारी फर्जी भी हो सकती है। आखिर गिरफ्तारी के बाद ही उनकी तबीयत क्यों खराब हुई? तो इसके लिए उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जानी चाहिए, और ये जो जितने दिन अस्पताल में भर्ती हैं, वो जो रिमांड मिली है 14 दिन की, उसमें से काट दिया जाए, यानी उसको रिमांड के समय अवधि में न जोड़ा जाए। लेकिन इतने तक मामला नहीं रहा। एक और मामला आ गया है एमके स्टालिन के लिए समस्या पैदा करने वाला। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के पॉनमुदी और उनके बेटे के खिलाफ रेड सैंड माइनिंग का मामले की जांच चल रही है, मुकदमा चल रहा है। उसके स्टे के लिए वो मद्रास हाई कोर्ट गए थे, मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। अब ये तो खबरें हो गई, अब असली मामला क्या है? असली मामला ये है कि जो 23 तारीख की बैठक है उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे दी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बार बार समय मांगने पर अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया। जिसको मिलने का समय नहीं दिया उसके साथ एकता की बात करने वाले, एकता की बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल पटना जा रहे हैं, और पटना जाने से 4-5 दिन पहले, मतलब वो मंगलवार को राजस्थान में थे। राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चोर कहा और जाने क्या क्या कहा उनको। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बारे में अगर ये राय है अरविंद केजरीवाल की, तो कांग्रेस उनसे समझौता क्यों करेगी और वो कांग्रेस से समझौता क्यों करेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन चुनौती कैसे दी राहुल गांधी को? अरविंद केजरीवाल ने बिना किसी अधिकार के ये तय कर दिया कि 23 तारीख की बैठक का पहला एजेंडा आइटम क्या होगा। तो ये कौन सा अधिकार है अरविंद केजरीवाल को जिसके आधार पर उन्होंने तय किया कि बैठक का पहला एजेंडा क्या होगा? और पहले एजेंडे में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करो, इनसे पूछो कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर इनकी क्या राय है, इनकी पार्टी की क्या राय है। यानी राहुल गांधी का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक बात, इससे जो निष्कर्ष निकलता। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को अब भी लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है, बल्कि कहें कि राहुल गांधी की तुलना में वो ज़्यादा सक्षम है चुनौती देने में, इसलिए वो बार बार राहुल गांधी पर हमला करते हैं, इसलिए बार बार राहुल गांधी को चुनौती देते हैं, बार बार राहुल गांधी को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार ये कोशिश करते हैं कि वो लोगों को बताएं कि दरअसल बीजेपी से वही लड़ रहे हैं।
बीजेपी जो कर रही है उससे वही लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस गलतफहमी में न रहिए कि हम पूर्ण राज्य नहीं हैं, इसलिए ये अध्यादेश आया है और हम हमारे तक ही सीमित रहेगा। कल जो पूर्ण राज्य हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पेश कर सकते हैं, कोई भी झूठ सच के मुलम्मे में लपेट कर वो पेश कर सकते हैं। तो वो अपनी लड़ाई को पूरे विपक्ष की लड़ाई बनाना चाहते हैं, और उस लड़ाई का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल खुद करना चाहते हैं। वो ये साबित कर रहे हैं, बार बार ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, दरअसल मैं लड़ रहा हूँ नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से। तो मुझे नेता होना चाहिए, अगर इस विपक्षी एकता को होना है तो उसका नेता मुझे होना चाहिए। अब नेता कौन होगा, इसके लिए तो शायद बैठक हो नहीं रही है। बैठक में ये होगा कि आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। तो आगे का रास्ता तो मिलकर तय हो सकता है, आपस में लड़कर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पर सवाल पूछेंगी अगर गई तो। मुझे थोड़ा शक है, लेकिन जा भी सकती हैं, हालांकि बंगाल में वो बहुत बुरी तरह से घिरी हुई हैं। अगर वो गई तो वो पूछेंगी कि सीपीएम और कांग्रेस वहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब बताइए, बीजेपी की मदद करने वालों से ममता बनर्जी कैसे गठबंधन करेंगी। और ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने वाले अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनके जो बयान हैं उनको देखते हुए कांग्रेस कैसे ममता बनर्जी के साथ एकता की बात करेगी। तो ये सारे सवाल इतने उलझे हुए हैं। कुल मिलाकर जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि एकता की बजाय गैर कांग्रेसवाद ही हावी नज़र आ रहा है इस विपक्षी एकता में। कांग्रेस के खिलाफ कौन कौन है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ एक वीडियो में, नाम फिर से बता देता हूँ। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, हालांकि वो इस बैठक में आ नहीं रहे हैं, शायद उनको निमंत्रण भी अब नहीं गया है, और उसके अलावा जो है अरविंद केजरीवाल। तो ये लोग जो हैं वो दरअसल कांग्रेस विरोधी रुख वाले हैं। वो कांग्रेस को रोकना चाहते हैं, जहाँ है वहीं सीमित रहे, कांग्रेस बढ़ने ना पाए, क्योंकि कांग्रेस बढ़ेगी तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब इन परस्पर विरोधी विचारों और रणनीतियों वाले नेताओं और पार्टियों का मिलन कैसे होगा, उनकी एकता कैसे होगी, इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। लेकिन अच्छा हो 23 तारीख का इंतज़ार कर लें, देखिए क्या सामने आता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।